हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कलेक्शन ऑफ ब्लड। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। सो ब्लड कलेक्शन होता क्या है? ब्लड कलेक्शन का मतलब है बॉडी से ब्लड का लेना ताकि लेबोरेटरी टेस्ट को परफॉर्म किया जा सके। ब्लड कलेक्शन सबसे पहला और इसेंशियल स्टेप है किसी भी लेबोरेटरी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। सो लेट्स बिगिन। Blood collection is the first and essential step in any laboratory investigation. Second thing is that it is important to follow important techniques to get accurate results and ensure patient safety. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड कलेक्शन जो है वो आप प्रॉपर टेक्निक्स को फॉलो करके किया जाए ताकि एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सके और पेशेंट की सेफ्टी भी इंश्योर हो। अगर प्रॉपर टेक्निक्स फॉलो की जाएंगी तो पेशेंट को इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होगा और सेकंड थिंग इज पेशेंट कंफर्टेबल भी रहेगा। सो in this video we will learn about how many type of blood collection, what are the precautions we need during the collection of blood. So let's begin. अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड कलेक्शन के बारे में। ब्लड कितने टाइप से कलेक्ट किया जा सकता है? थ्री मेथड से। फर्स्ट कैपिलरी मेथड, सेकंड इज वीनस ब्लड कलेक्शन मेथड, थर्ड इज आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन। तो बेसिकली हम ब्लड तीन तरह से कलेक्ट करते हैं। कैपिलरी ब्लड लेते हैं, वीनस ब्लड ले सकते हैं और आर्टीरियल ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। कैपिलरी ब्लड में कलेक्शन में क्या है, इसमें हम फिंगर से या हील से या ईयर लोब से ब्लड को कलेक्ट करते हैं। मोस्टली ये मेथड इन्फेंट्स और न्यूनेट्स के लिए यूज होता है। जब भी ब्लड शुगर करना हो, हीमोग्लोबिन करना हो या स्मॉल अमाउंट में ब्लड की क्वांटिटी नीड हो तो कैपिलरी ब्लड मेथड का यूज करते हैं, कैपिलरी ब्लड यूज करते हैं। ठीक है, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन करने के लिए क्या चाहिए आपको? छोटा सा स्मॉल लैंसेट चाहिए या माइक्रो ट्यूब चाहिए साथ में। ठीक है, सेकेंड थिंग इज वीनस ब्लड कलेक्शन। इसको ये बहुत मोस्ट कॉमन मेथड है। इसमें ब्लड हम वेन से कलेक्ट करेंगे और कौन सी वेन को प्रेफर मोस्टली करते हैं हम? मीडियन क्यूबर्टल वेन को प्रेफर किया जाता है। बहुत सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन हैं जिनके लिए वेनस ब्लड लेना होता है, जैसे कि सीबीसी है, बायोकेमिस्ट्री का कोई एनालिसिस है, सीरोलॉजी टेस्ट करना है, तो उस सब के लिए वेनस ब्लड को प्रेफर किया जाएगा। थर्ड इज आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन। आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन में हम ब्लड को आर्टरी से कलेक्ट करेंगे। ये मेनली एबीजी टेस्ट के लिए यूजफुल है। एबीजी टेस्ट क्या है? आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट। तो कॉमन साइट जो होती है इसमें वो रेडियल आर्टरी होती है रिस्ट में। इससे हम पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल और एसिड बेस बैलेंस बॉडी में चेक किया जा सकता है। ये जो थर्ड मेथड है आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन, ये थोड़ा पेनफुल होता है, तो इसके लिए प्रॉपर टेक्निक्स फॉलो होनी चाहिए और कलेक्शन से पहले एलन टेस्ट परफॉर्म करना ज़रूरी है। अभी एलन टेस्ट क्या होता है, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या प्रॉपर टेक्निक्स है, ये सब हम वीडियो में आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट मेथड इज कैपिलरी ब्लड कलेक्शन मेथड। इसमें हम ब्लड कलेक्ट करते हैं कैपिलरीज से। कैपिलरीज क्या होती है? स्मॉल ब्लड वेसल्स। तो जब भी स्मॉल अमाउंट का ब्लड हमें नीडेड होता है तो हम कैपिलरीज से कलेक्ट करते हैं। यूजुअली किस प्लेस से लेंगे? मिडिल फिंगर, जिसे आप रिंग फिंगर भी कहते हो, हील से कलेक्ट किया जा सकता है। हील में जो होता है ना मीडियल और प्लांटर, मीडियल प्लांटर रीजन या लेटरल प्लांटर रीजन, वहां से कलेक्ट करेंगे। ईयर लोब से कलेक्ट किया जाएगा, ईयर लोब में जो पिन्ना रीजन है वहां से। साइट ऑफ कलेक्शन, साइट ऑफ कलेक्शन का मतलब होता है बॉडी का वो स्पेसिफिक एरिया जहां से हमें सैंपल को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिंगर प्रिक किस में करेंगे? एडल्ट्स में या ओल्डर चिल्ड्रन में फिंगर प्रिक करके हम कैपिलरी ब्लड को ऑब्टेन करेंगे। सेकेंड इज हील प्रिक। हील प्रिक किस में किया जाता है? न्यूबॉर्न में और इन्फेंट्स में। होता क्या है, जो न्यूबॉर्न या इन्फेंट्स जो भी होते हैं तो उनमें वेन्स क्लियरली विजिबल नहीं होती, इसीलिए हील प्रिक को प्रेफर किया जाता है। और न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग या रूटीन टेस्ट के लिए हमें सिर्फ स्मॉल अमाउंट की ब्लड नीडेड होता है, इसीलिए कैपिलरी ब्लड से इजीली हो जाता है, तो हम हील प्रिक प्रेफर किया जाता है न्यूबॉर्न और इन्फेंट में। थर्ड इज ईयर लोब। ईयर लोब में हम ईयर लोब में क्या होता है कि ब्लड गैस एनालिसिस के लिए यूज होता है, समटाइम्स, रेयरली। कब होता है ये? तब किया जाता है जब फॉर एग्जाम्पल आर्टीरियल ब्लड पंक्चर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सपोज किसी पर्सन में रेडियल आर्टरी एसेस नहीं हो रही या इन्फेंट है, न्यूबॉर्न्स हैं, उनमें आर्टीरियल ब्लड हमें चाहिए, उस कंडीशन में ईयर लोब को प्रेफर किया जाता है। ये रेयरली किया जाता है। अभी पढ़ते हैं इंडिकेशंस एंड यूजेस। इंडिकेशंस का मतलब होता है पर्पस, व्हाई वी नीड टू कलेक्ट दिस कैपिलरी ब्लड।
नीड क्या है कैपिलरी ब्लड को कलेक्ट करने की, क्या क्या टेस्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन किया जा सकता है कैपिलरी ब्लड से, ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन किया जा सकता है, वन टाइम प्रिक करेंगे ग्लूकोमीटर की हेल्प से इजीली शुगर लेवल को डिटेक्ट कर सकते हैं। पेरिफेरल स्मीयर प्रिपरेशन, पेरिफेरल स्मीयर प्रिपरेशन कर सकते हैं। मलेरिया जैसे बहुत से पैरासिटिक इन्फेक्शन हैं जिनको हम कैपिलरी ब्लड की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं। माइक्रो हेमाटोक्रेट, पैक्ड सेल वॉल्यूम को मेजर किया जा सकता है। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, न्यूबॉर्न्स में स्क्रीनिंग की जा सकती है, जैसे कि बिलिरुबिन का लेवल एट द टाइम ऑफ बर्थ डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स न्यूबॉर्न्स में डिटेक्ट किए जा सकते हैं। सो दीज आर द इंडिकेशंस क्या क्या यूज किया जा सकता है कैपिलरी ब्लड का। नाउ लेट अस सी द कलेक्शन मेथड। कैपिलरी ब्लड को कलेक्ट करने का मेथड क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले वॉश योर हैंड्स एंड वियर स्टेराइल ग्लव्स। उसके बाद जो भी पंक्चर साइट होगी उसको अल्कोहल स्वैब से क्लीन करना है, फ्यू मिनट्स के लिए उसको ड्राई होने देना है। आफ्टर दैट स्टेराइल लैंसेट यूज करना है और वन टाइम प्रिक करना है। उसके बाद जो फर्स्ट ड्रॉप ब्लड की आई कलेक्ट होगी ब्लड की, उसको आपको स्टेराइल कॉटन से हटा देना है। फ्यू ड्रॉप्स जो होंगी उनको कैपिलरी ट्यूब्स में और माइक्रो ट्यूब में कलेक्ट कर लेना है और उस ट्यूब को प्रॉपरली लेबल्ड करना है। तो मैंने यहाँ बोला कि जो फर्स्ट ड्रॉप होगी ब्लड को उसको वाइप कर देना है। उसका रीजन क्या है, बिकॉज उसमें टिश्यू फ्लूइड हो सकता है और जिससे कि रिजल्ट्स में वेरिएशन आएगा, आपको इनएक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो दिस इज अ कलेक्शन मेथड ऑफ कलेक्टिंग द कैपिलरी ब्लड। नेक्स्ट कलेक्शन मेथड जो है वो है वेनस ब्लड कलेक्शन मेथड। तो इसमें हम वेन से ब्लड कलेक्ट करते हैं। जनरली एंटी क्यूबर्टल फ्यूसा में जो मीडियन क्यूबर्टल वेन है उसको प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा सिफेलिक वेन और वेसिलिक वेन से भी ब्लड ले सकते हैं। कब लिया जाता है, जो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड की नीड हो, मल्टीपल टेस्ट होने हो किसी पर्सन के, उस कंडीशन में वेनस ब्लड को परफॉर्म किया जाता है। सो इट इज ब्लड कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम अ वेन फॉर परफॉर्मिंग द लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। मल्टीपल टेस्ट होने हो, लार्ज क्वांटिटी ब्लड की नीडेड हो, उस कंडीशन में वेनस ब्लड कलेक्शन प्रेफर किया जाएगा। कॉमन साइट्स कौन कौन से जहाँ से वेनस ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे कि बताया था कि मीडियन क्यूबर्टल वेन जो है इसको ज्यादातर प्रेफर करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, ये वेन जो होती है ये सुपरफिशियल होती है तो इजीली से ये दिख जाती है, फील हो जाती है। सेकंड थिंग इज कि ये वेन जो है स्टेबल होती है। स्टेबल का मतलब है कि मूवमेंट कम करती है। जब भी आप निडल इंसर्ट करोगे तो ये वेन मूव नहीं करेगी, इजिली से ब्रेक हो जाएगा। और इसके कोई नियर बाई कोई मेजर आर्टरी और नर्व नहीं होती, तो इससे क्या होता है, रिस्क कम होता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा प्रेफर इसी को किया जाता है, मीडियन कवर्टल वेन को। उसके बाद सिफिलिक वेन और वेसिलिक वेन से भी पंक्चर करके वीनस ब्लड कलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट थिंग इज डॉर्सल वेन ऑफ हैंड। डॉर्सल वेन ऑफ हैंड से ब्लड कब कलेक्ट करते हैं, जब एंटी क्यूबर्टल वेन्स नहीं दिख रही हो, उस कंडीशन में डॉर्सल वेन ऑफ हैंड से ब्लड को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट थिंग पढ़ते हैं कि जब भी वीनस ब्लड कलेक्ट करते हैं तो क्या क्या नेसेसरी है, आपको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। तो टॉर्निकेट की नीड होती है, स्टेराइल निडल चाहिए, वैक्यूटेनर निडल या सिरिंज, वैक्यूटेनर ट्यूब्स चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अलग ट्यूब में सैंपल्स लेंगे, उसके लिए वैक्यूटेनर ट्यूब्स चाहिए। अल्कोहल स्वैब चाहिए पंक्चर एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए। कॉटन या गॉज चाहिए, ग्लव्स चाहिए और शार्प्स डिस्पोज करने के लिए शार्प डिस्पोजल एक कंटेनर की नीड होती है। तो ये सारे इक्विपमेंट हैं, जब भी आप वीनस ब्लड कलेक्शन करेंगे तो उस टाइम पे आपको नीड होगी। अभी है निडल साइज फॉर वीनस ब्लड कलेक्शन। जब भी आप वेनस ब्लड कलेक्ट करोगे तो निडल का साइज वेरी करता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट की एज पे, वेन के साइज पे और कलेक्शन मेथड पे डिपेंड करता है। तो कॉमनली जो निडल साइजेस यूज होते हैं वो गॉज में यूज होते हैं, ठीक है। तो 19 टू 21 गॉज की निडल जो यूज होगी वो एडल्ट वेन के लिए यूज होगी। एडल्ट वेन से अगर सैंपल कनेक्ट करना है तो उस कंडीशन में जो गॉज साइज होगा निडल का वो 19 टू 21 गॉज होगा। फिर है 22 गॉज की निडल यूज होती है स्मॉल और फ्रेजाइल वेन्स के लिए, ठीक है। 23 गॉज की निडल यूज होगी पीडियाट्रिक पेशेंट्स होंगे या सपोज न्यूनेट्स हैं उनमें, या जिनकी वेन्स बहुत थिन है। तो ये गॉज नंबर है जिसके अकॉर्डिंग निडल का साइज वेरी करता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्मॉलर गॉज नंबर होगा अगर निडल के साइज का, तो लार्जर निडल होगी। लार्जर निडल का मतलब होता है कि निडल का डायमीटर ज्यादा होगा, यानी निडल ज्यादा थिक होगी, ज्यादा मोटी होगी। तो एक यहाँ पे पॉइंट है कि स्मॉलर अगर गॉज नंबर है तो वो निडल कैसी होगी, लार्जर होगी।
ठीक है। और अगर लार्जर गॉज नंबर है तो वो निडल आपकी स्मॉलर होगी। लेट अस सी द प्रोसीजर ऑफ वेनस ब्लड कलेक्शन। वेनस ब्लड कलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या है? तो फर्स्टली अप्लाई टॉर्निकेट। तो जो भी आपकी पंक्चर साइट होगी उससे आप 3 से 4 इंच ऊपर टॉर्निकेट को अप्लाई करेंगे जिससे कि वेन्स प्रोमिनेंटली शो हो जाए। नेक्स्ट इज आस्क टू पेशेंट टू मेक अ फिस्ट सो दैट वेन्स बिकम मोर प्रोमिनेंट एंड palpable. नेक्स्ट इज सेलेक्ट वेन एंड क्लीन विद अल्कोहल स्वैब। तो जनरली मीडियन क्यूबिटल वेन को ही प्रेफर किया जाता है अगर वो अवेलेबल है। सपोज नहीं दिख रही है मीडियन क्यूबिटल वेन तो सिफिलिक या बेसिलिक वेन को भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद अल्कोहल स्वैब से सर्कुलर मोशन में उस साइट को क्लीन करो और फ्यू मिनट्स तक ड्राई होने दो। आफ्टर दैट इंसर्ट निडल एट 15 to 30 डिग्री एंगल। निडल को इस वे में इंसर्ट करना है कि 15 से 30 डिग्री के एंगल को बनाते हुए निडल को इंसर्ट करना है। कलेक्ट ब्लड इन रिक्वायर्ड ट्यूब। जितना भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड होगा उसको सिरिंज या वैक्यूटेनर में कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है रिलीज टॉर्निकेट। जब ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाए, सिरिंज में ब्लड फ्लो होने लगे, उसके बाद टॉर्निकेट को रिलीज कर देना है। विड्रॉ निडल एंड अप्लाई प्रेशर। निडल निकालते वक्त साइड पर कॉटन या गॉज पीस जो भी होगा उसको वहां पे रखकर प्रेशर अप्लाई करना है। आफ्टर दैट ब्लड को प्रॉपर कलर कोडेड वाइल में जेंटली ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट वाइल के ऊपर पेशेंट की जो भी अप्रोप्रिएट डिटेल्स होंगी उससे लेबल कर देंगे। सो दिस इज द प्रोसीजर वाइल कलेक्टिंग द वेनस ब्लड। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि वेनस ब्लड को कलेक्ट कैसे करते हैं। अभी हमें देखना है कि ड्यूरिंग द कलेक्शन या आफ्टर कलेक्शन हमें क्या क्या प्रिकॉशंस मेजर्स जो है फॉलो करने हैं। तो फर्स्टली टॉर्निकेट शुड नॉट बी टू टाइट और शुड नॉट रिमेन इन प्लेस फॉर मोर देन 2 मिनट्स। कभी भी टॉर्निकेट को बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं अप्लाई करना और ना ही 2 मिनट से ज़्यादा उसको बांध के रखना है। नेक्स्ट बिकॉज इट कॉजेज हीमो कॉन्सेंट्रेशन। हीमो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है ब्लड में आरबीसीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाना। यूजुअली ये प्लाज्मा वॉल्यूम कम होने की वजह से होता है। जिससे क्या होगा कि रिजल्ट में चेंजेस होंगे। ऑल्टरेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट सीन। नेक्स्ट इज पुलिंग द प्लंगर ऑफ सिरिंज क्विकली कैन कॉज हेमोलिसिस एंड कोलैप्स ऑफ द वेन। तो जो भी सिरिंज का प्लंगर होता है उसको कभी भी आपको क्विकली नहीं पुल करना है। बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं तो जो सैंपल है वो हिमोलाइज्ड हो सकता है और वेन भी कोलैप्स कर सकती है। हिमोलिसिस का मतलब होता है कि आरबीसीज ब्रेक हो जाना, है ना। आरबीसीज ब्रेक होके प्लाज्मा में रिलीज हो जाना, इस प्रोसेस को हिमोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट इज टॉर्निकेट शुड बी रिलीज्ड बिफोर रिमूविंग द निडल फ्रॉम द वेन टू प्रिवेंट हेमाटोमा फॉर्मेशन। तो हमेशा जैसे ही ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाए सिरिंज में उसके बाद टॉर्निकेट को रिलीज कर देना है जिससे कि कभी भी हेमाटोमा फॉर्मेशन जैसी कंडीशन ना हो। नेक्स्ट इज वाइल कलेक्टिंग ब्लड सैंपल इट इज नेसेसरी टू फॉलो एसेप्टिक टेक्निक्स। तो एसेप्टिक टेक्निक्स क्या होती हैं? एसेप्टिक टेक्निक्स का मतलब होता है कि प्रॉपर हैंड हाइजीन फॉलो करना, स्टेरिलाइजेशन और सेफ हैंडलिंग फॉलो करके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना या कंटेमिनेशन जैसी कंडीशन को प्रिवेंट करना कि सैंपल आपका कंटेमिनेट ना हो या पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। ठीक है। तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है बिफोर कलेक्टिंग द सैंपल और ड्यूरिंग कलेक्टिंग द सैंपल और आफ्टर कलेक्टिंग द सैंपल। नेक्स्ट मेथड इज आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, आर्टरी से ब्लड को कलेक्ट करते हैं फॉर असेसिंग आर्टीरियल ब्लड गैसेस। एबीजी टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है या बॉडी में एसिड बेस स्टेटस को चेक करने के लिए भी करते हैं। तो आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन का मतलब है आर्टरी से ब्लड सैंपल लेना ताकि ब्लड की पीएच को और पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का, CO2 का या बाइकार्बोनेट जैसे पैरामीटर्स को मेजर कर सकें। देन इसको करने के लिए रेडियल आर्टरी जो होती है मोस्ट कॉमनली प्रेफर किया जाता है। तो कब करते हैं, किस किस कंडीशन में हमें आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन करना पड़ता है? सपोज किसी पर्सन को कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में ब्लड गैसेस को एनालिसिस के लिए आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन किया जाएगा। ऑक्सीजन थेरेपी किसी पेशेंट की चल रही है या कोई भी किसी के पेशेंट की बॉडी में एसिड बेस इम्बैलेंस का डाउट है तो सपोज उसको चेक करने के लिए करते हैं। या कोई पेशेंट आईसीयू में है, इमरजेंसी कंडीशन में है, उस कंडीशन में भी जितनी भी ब्लड गैसेस होती हैं उनको मेजर करने के लिए आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन को किया जाता है।
नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग दिस आर्टीरियल ब्लड सैंपल। तो इसका जो मेन पर्पस होता है वो ये है कि आप आर्टीरियल ब्लड गैसेस को एनालाइज कर सकते हैं। इस टेस्ट के थ्रू हम पेशेंट के लंग्स को और मेटाबॉलिज्म की कंडीशन को एसेस कर सकते हैं। आर्टीरियल ब्लड सैंपल से ब्लड में ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी पता कर सकते हैं, बॉडी का एसिड बेस बैलेंस नॉर्मल है या नहीं ये पता कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज पेशेंट को एडिक्वेट ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं मिल रही है, वेंटिलेशन प्रॉपर है या नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव हो रही है ठीक से नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आर्टिकल ब्लड कलेक्शन करके उसके सैंपल से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि जो भी पेशेंट आईसीयू में होते हैं, एमरजेंसी में कंडीशन में है, या किसी को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, या सपोज ऑक्सीजन थेरेपी मॉनिटरिंग करनी है किसी पेशेंट में, तो वहाँ पे ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो देखते हैं, पीएच को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का मेज़र करने के लिए, CO2 का, बाइकार्बोनेट आयंस को मेज़र करने के लिए हम आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ। तो आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन क्या क्या डायग्नोस करने में हेल्प करता है। तो जो भी पेशेंट ऐसे हैं जिनको सीओपीडी की प्रॉब्लम है, अस्थमा के पेशेंट हैं, निमोनिया है, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कोलोसिस की कंडीशन है, आईसीयू के पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए, ऐसे पेशेंट जिनकी ऑक्सीजन थेरेपी हो रही है उनको इवैल्यूएशन के लिए, वेंटिलेटर मैनेजमेंट के लिए ये हेल्पफुल होता है। तो सीओपीडी क्या होता है? सीओपीडी का मतलब है, फुल फॉर्म होगा सीओपीडी का, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। तो ये एक क्रॉनिक लंग की डिसीज होती है जिसमें एयरवेज नैरो हो जाते हैं एंड एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। इसीलिए जब आर्टीरियल ब्लड गैसेस एबीजी टेस्ट किया जाएगा तो सीओपीडी के पेशेंट में जो होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो कम होगा और CO2 का बढ़ा हुआ होगा, दैट मीन्स CO2 रिटेंशन होगा सीओपीडी के पेशेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब ये होता है कि बाइकार्बोनेट आयंस का डिक्रीज होने की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन होती है। तो सपोज जब एबीजी फाइंडिंग्स होंगी तो इसमें पीएच कम होगा पेशेंट में और बाइकार्बोनेट आयन भी डिक्रीज होंगे। एल्कलोसिस जो होता है जस्ट ऑपोजिट होता है कि बाइकार्बोनेट इंक्रीज होने की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन होती है। तो इसमें क्या होगा कि पीएच जो होगा वो डिक्रीज होगा एंड बाइकार्बोनेट आयन जो होंगे वो, सॉरी, पीएच जो होगा वो इंक्रीज होगा एल्कलोसिस में एंड बाइकार्बोनेट आयन जो होंगे वो भी इंक्रीज होंगे। आईसीयू पेशेंट्स हैं उनको मॉनिटर करने के लिए करते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है किसी पेशेंट की उसका एवोल्यूशन करना है, या वेंटिलेटर मैनेजमेंट में, ये सभी में बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टरीज यूज्ड फॉर कलेक्शन। तो जो भी आर्टीरियल ब्लड कलेक्ट करते हैं जब भी, तो उसके लिए कौन कौन सी आर्टरीज को हम प्रेफर कर सकते हैं। तो फर्स्टली मोस्ट कॉमनली आर्टरी जो यूज होती है वो है रेडियल आर्टरी। ये लोकेटेड होती है रिस्ट पे, सुपरफिशियल एंड इजिली पैल्पेबल। ठीक है, इजिली से दिख जाती है, इजिली फील हो जाती है। हैज कोलेटरल सर्कुलेशन विद अल्नर आर्टरी। कोलेटरल सर्कुलेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट ब्लड फ्लो रूट। सपोज जब एक मेन आर्टरी टेम्परेली ब्लॉक हो जाती है तो दूसरी नियर बाई आर्टरी उस एरिया को ब्लड सप्लाई देती रहती है, इसी को हम बोलते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक रोड है वो बंद हो जाए तो उसकी जो नियर बाई रोड है वो ट्रैफिक को पास करती रहे, तो उस चीज को बोलते हैं कोलेटरल। बिल्कुल वैसे ही ब्लड भी अल्टरनेट आर्टरी से फ्लो करता है, इससे कोलेटरल सर्कुलेशन कहते हैं। तो जब भी आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन करते हैं तो उससे पहले एलन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अगर रेडियल आर्टरी पंक्चर हो जाए तो अल्नर आर्टरी जो हाथ की है वो ब्लड सप्लाई करती रहे, इसी एबिलिटी को कोलेटरल सर्कुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो आर्टरी होती है वो है ब्रेकियल आर्टरी। ये मेन आर्टरी होती है अपर आर्म में। अगर रेडियल आर्टरी एसेस नहीं हो पा रही है उस कंडीशन में ब्रेकियल आर्टरी को पंक्चर करके आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन किया जाता है, बट देयर इज अ हायर कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिस्क। तो चांसेस हैं कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो इसलिए इसको अवॉइड ही करते हैं। थर्ड इज फीमोरल आर्टरी। इट इज लोकेटेड इन द फीमोरल ट्रायंगल इन द अपर थाई। तो इसे भी इमरजेंसी कंडीशन में यूज किया जाता है बिकॉज देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन।
So these two arteries are used puncture in rare condition. Next is dorsalis padish artery. It is present in foot. It is also used in rarely. मोस्ट प्रेफरेबली हम रेडियल आर्टरी को ही पंक्चर करके सैंपल को कलेक्ट किया जाता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो रेडियल आर्टरी के बारे में है वो है कोलेट्रल सर्कुलेशन. कोलेट्रल सर्कुलेशन क्या बताया मैंने कि जब भी कोई भी आर्टरी अगर टेम्परेरी ब्लॉक हो जाती है तो उसकी नियर बाई दूसरी आर्टरी ब्लड को सप्लाई कर देती रहती है. तो जब भी रेडियल आर्टरी पंक्चर करेंगे तो इन केस अगर रेडियल आर्टरी पंक्चर हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो जो अल्नर आर्टरी है हाथ की वो ब्लड सप्लाई करती रहे. इसी एबिलिटी को ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं. नेक्स्ट पढ़ते हैं एलेंस टेस्ट के बारे में. तो एलेंस टेस्ट क्या है? ये एक सिंपल बेड साइड टेस्ट है जो हैंड की कोलेट्रल सर्कुलेशन को चेक करने के लिए हेल्पफुल होता है. स्पेशली रेडियल आर्टरी पंक्चर करने से पहले किया जाता है. तो इसका पर्पस ये होता है कि जो अल्नर आर्टरी है हाथ की वो सफिशिएंट ब्लड सप्लाई दे रही है नहीं, ताकि जो रेडियल आर्टरी है वो आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन सेफली हो सके. तो करते क्या है कि आस्क पेशेंट टू क्लेंच फिस्ट. सबसे पहले पेशेंट को अपनी फिस्ट को टाइटली बंद करने को कहते हैं. नेक्स्ट जो एग्जामिनर जो भी होगा वो रेडियल और अल्नर आर्टरी को दोनों को प्रेस करेगा. तो सेकंड थिंग है कंप्रेस रेडियल और अल्नर आर्टरी. थर्ड इज आस्क पेशेंट टू ओपन फिस्ट. पेशेंट को फिस्ट ओपन करने को कहते हैं. उसके बाद अब अल्नर आर्टरी का प्रेशर धीरे धीरे रिलीज करेंगे. ठीक है. उसके बाद क्या देखेंगे? कलर रिटर्न्स विद इन 5 to 10 seconds देन इट इज नॉर्मल. कलर का मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज जो हैंड में अगर पिंक कलर आ जाता है 5 से 10 सेकंड के अंदर, दैट मीन्स एलन टेस्ट जो है वो नॉर्मल है. आर्टीरियल पंक्चर सेफली है, आप सेफली कर सकते हो. एबनॉर्मल एलन टेस्ट कैसे पता लगेगा? हैंड का जो पिंक कलर है वो देर से होगा, डिले में होगा, जिससे कि पता चलेगा कि कोलेट्रल सर्कुलेशन जो है वो पुअर है. दैट मीन्स रेडियल आर्टरी पंक्चर अवॉइड करना पड़ेगा. उस जगह आप रेडियल आर्टरी पंक्चर करना सेफ नहीं रहेगा. तो ये एक बेसिक सा टेस्ट है जो भी हमेशा हम करते हैं. जब भी कोई भी आर्टीरियल ब्लड पंक्चर करते हैं उससे पहले एलन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है. नाउ लर्न अबाउट प्रोसीजर ऑफ आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन. तो जब भी आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन करते हैं तो क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स है वो देखते हैं. फर्स्टली पेशेंट प्रिपरेशन. दिस इज फर्स्ट स्टेप एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. जब भी आप सैंपल कलेक्ट करेंगे तो उससे पहले पेशेंट प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है. तो इंश्योर पेशेंट इज रिलैक्स्ड. सबसे पहले ये देखना है कि पेशेंट जो है वो रिलैक्स्ड है या नहीं है, कंफर्टेबली उसको बिठाना है. नेक्स्ट थिंग जो है पोजीशन रिस्ट इन डॉर्सी फ्लेक्शन. अगर रेडियल आर्टरी से आप सैंपल ले रहे हैं तो रिस्ट की पोजीशन जो होगी वो डॉर्सी फ्लेक्शन पोजीशन होगी. परफॉर्म एलेंस टेस्ट. कभी भी सैंपल लेने से पहले एलन टेस्ट परफॉर्म करना मैंडेटरी होता है. नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर सैंपल कलेक्शन. सैंपल कलेक्ट करते वक्त क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. तो सबसे पहले क्लीन पंक्चर साइड विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. तो पंक्चर साइट को किसी भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना है, थोड़ी देर उसको ड्राई होने देना है. नेक्स्ट इज पाल्पेट आर्टरी. आर्टरी को फील करना है. इंसर्ट निडल एट 30 to 45 डिग्री एंगल. जो निडल होगी हेपेरानाइज्ड निडल या सिरिंज को यूज करते हैं, जिसको 30 to 45 डिग्री के एंगल को मेंटेन करते हुए इंसर्ट करना है इजीली से. अलाउ आर्टीरियल प्रेशर टू फिल सिरिंज. आर्टीरियल प्रेशर के इतना ज़्यादा होता है कि इस वजह से सिरिंज में मतलब खुद से ही सिरिंज फिल होने लगती है. नेक्स्ट इज कलेक्ट रिक्वायर्ड ब्लड अप्रॉक्स 1 to 3 ml ऑफ ब्लड. रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड लेने के बाद निडल को जेंटली विड्रॉ करना है. आफ्टर दैट पंक्चर साइट पर क्लीन गॉज से 5 से 10 मिनट तक प्रेशर अप्लाई करना है जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए. उसके बाद क्या करना है? रिमूव एयर बबल्स एंड कैप सिरिंज सिक्योरली. तो सिरिंज से एयर बबल्स को रिमूव करना है और निडल को बहुत सिक्योरली कैपिंग करनी है. आफ्टर दैट सैंपल को लेवल करके इमीडिएटली लेबोरेटरी में ट्रांसफर करना है, भेजना है. अगर इफ सपोज डिले हो रहा है सैंपल भेजने में तो आप आइस बॉक्स में सैंपल को रख सकते हैं. प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं कि एयर बबल्स नहीं होने चाहिए. प्रॉपर प्रेशर देना ज़रूरी है. जब आपने पंक्चर किया निडल वहाँ से विड्रॉ की उसके बाद 5 से 10 मिनट तक स्टेराइल कॉटन या गॉज से उस प्लेस पे
प्रेशर अप्लाई करना ज़रूरी है, अदरवाइज ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करना बहुत ज़रूरी है आपको। जब भी कोई कभी भी आप सैंपल कलेक्ट करते हैं तो जो भी एसेप्टिक टेक्निक्स होती हैं उनको फॉलो करना मैंडेटरी होता है। सैंपल डिले नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया अगर सैंपल डिले होता है तो आप आइस बॉक्स में रख के कुछ टाइम के बाद उसको लेबोरेटरी में पहुंचा सकते हैं। तो ये था प्रोसीजर कि कैसे आर्टीरियल ब्लड आपको कलेक्ट करना है, पेशेंट प्रिपरेशन पहले कैसे करनी है। तो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है बिफोर आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं कि आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन करने के बाद सैंपल किस वायल या सिरिंज में कलेक्ट करते हैं। तो जनरली आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन जो करते हैं उसका सैंपल हम किसी वायल में नहीं लेते, सिरिंज में लेते हैं। वो जो होती है वो होती है हेपेरिनाइज्ड सिरिंज। ये जो आपको दिख रही है ना, ये हेपेरिनाइज्ड सिरिंज है। इसमें हेपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है जो क्या काम करता है, ब्लड क्लॉट को, ब्लड की क्लॉटिंग होने से प्रिवेंट करता है और एबीजी की वैल्यूज को ऑल्टर नहीं होने देता। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हम आर्टीरियल ब्लड के लिए कोई कभी भी ईडीटीए, प्लेन या फ्लोराइड वायल नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये ब्लड गैसेस की वैल्यू को ऑल्टर कर देंगे। तो जब भी आप ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे आर्टीरियल ब्लड के लिए तो आप हेपेरिनाइज सिरिंज लेंगे। सैंपल कलेक्ट करने के बाद जो भी एयर बबल्स आए होंगे उनको रिमूव करेंगे। आफ्टर दैट सैंपल को जितना जल्दी हो सके लेबोरेटरी में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर डिले हो रहा है तो सैंपल को आइस बॉक्स में रख के कुछ टाइम के बाद ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट थिंग जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड हमें लेना होता है, तो वो है कि 1 से 3 ml ऑफ आर्टीरियल ब्लड कलेक्ट करना होता है आपको। इस टाइप की सिरिंज होती है आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन के लिए, हेपेरिनाइज सिरिंज, जिसके अंदर हेपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है विच इज ट्राई हेपेरिन और लिथियम हेपेरिन। इसका काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है ये, और ये एबीजी की वैल्यूज को भी ऑल्टर नहीं होने देता है। अगर आप और कोई वाइल यूज करेंगे, सपोज वाइल यूज कर रहे हैं ईडीटीए, प्लेन या फ्लोराइड, तो ये एबीजी की वैल्यूज को ऑल्टर करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड कलेक्शन। अगर आपको ब्लड कलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या एमएलटी के सिलेबस, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के सिलेबस के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, प्लीज आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस।